नेक्स्ट क्या था, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट कार्ड चाहिए तो सेम स्टेप्स, इसका स्टेप्स से सेम मोटिवेट की क्या स्टेप्स है, सबसे पहले इंटरेस्ट पे लोन आपको लोन चाहिए, आप जाओगे मैनेजर के पास, आपको बना चार्जेस बता देगा, आप अग्री कर गए, केवाईसी मांगेगा, केवाईसी को हैंड ओवर करेगा क्रेडिट टीम क्या करेगी, स्कोर निकालेगी अकॉर्डिंग का सिविल, आपका क्रेडिट स्कोर निकाला जाता है, फिर वो सारी डिटेल्स पास ऑन कर देगी क्रेडिट टीम चेक करेगी कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशनल अप्रूवल आपको पास कर देंगे, जो है वो डॉक्यूमेंट्स पास ऑन करने टीम चेक करेगी कागजात सही है ना, कितने लंबे समय तक चलेगी, रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना, कंस्ट्रक्शन की वो कैसी है, क्वालिटी कैसी है, सब चीजें चेक करेंगे, अकॉर्डिंग रिपोर्ट तैयार की जाएगी और रिपोर्ट भेज देंगे टू द देखने के बाद आपको क्या कर देगी, लोन सैंक्शन कर देगी और उसको ऐसा बना ऑफर लेटर आएगा, ऑफर लेटर में वो सब लिख कर देगी कि हम आपको इतने का लोन देंगे, स्टेट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट ये होगा, ये टर्म्स एंड कंडीशन के चार्जेस लगेंगे, आप उसको साइन करके उसको रिटर्न कर देंगे वो एक कैशियर ऑडियो जनरेट करेगा, उसमें लिखा हुआ रहेगा कि आपको अपनी प्रॉपर्टी के ओरिजिनल पेपर्स हमें सबमिट करने पड़ेंगे, फिर आपको लोन मिलेगा, अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स और आपको लोन मिलने के बाद अपन ये सारी चीजें वो कर सकते, यहीं तक पढ़ा था, ये क्लियर है बच्चों। चलो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे, दैट है फाइनेंस प्रोसेस। वैसे तो ये मोर्टगेज लोन जैसा सही है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, अगर बैंक से आपको उधार चाहिए तो आपको फंड बेस्ड उधार भी मिल सकता है, नॉन फंड बेस्ड, फंड मतलब लोन जहाँ पैसा मिल रहा है उधार में, और नॉन फंड मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट या लेटर ऑफ गारंटी जो बैंक आपको उधार पे देती है, जिसमें पैसा नहीं देगी, कुछ गारंटीज या वारंटीज बैंक देगी। यहाँ पे फंड का आउटफ्लो होता है, मतलब बैंकर जो है वो आपको पैसा उपहार में देता है, कैश क्रेडिट के फॉर्म में, डिमांड लोन्स, टर्म्स लोन्स, बिल डिस्काउंटिंग के फॉर्म। नॉन फंड में क्या होता है कि यहाँ पे बैंक के फंड्स आपको नहीं दिए जा रहे हैं, बैंक अपनी गारंटी या लेटर ऑफ क्रेडिट आपको देता है, अपने कोई फंड्स आपको नहीं देता। अब ये क्या है, कस्टमर मास्टर क्रिएशन इन लोन डिस्बर्समेंट सिस्टम which may be your CPS or may be a separate system which periodically interfaces. कस्टमर मास्टर क्रिएशन, ये बैंक है SBI बैंक, अब SBI बैंक में कोई कस्टमर है, सपोज अर्पिता, वो SBI से क्या ले रही है, लोन, तो SBI बैंक अपने सिस्टम में, अपना कंप्यूटर सिस्टम में, अपने सॉफ्टवेयर में, जो भी लोन के लिए सॉफ्टवेयर होगा बैंकिंग, तो सॉफ्टवेयर में मेरे नाम की एंट्री होनी चाहिए कि अर्पिता ने 5 लाख का लोन लिया है, ये एंट्री यहाँ पे होनी चाहिए, ये एंट्री क्रिएट करना इज कॉल्ड द मास्टर कस्टमर मास्टर क्रिएशन, कस्टमर मास्टर क्रिएशन किया जाएगा लोन डिस्बर्समेंट सिस्टम, अपन ने, उन्होंने एक टेबल बना रखी है कि हम इन लोगों को लोन डिस्ट्रीब्यूट करें, डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब डिस्बर्स करना,
टेबल में मेरे नाम की एंट्री करवाना वो कैसे होगा, उसके क्या स्टेप्स होंगे, वो अपन यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो अपन ने मोर्टगेज पढ़ा, वो बहुत डेप्थ में था, यहाँ उसी को ओवरव्यू टाइप काइंड ऑफ पढ़ेंगे। रिलेशनशिप मैनेजर क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कौन कौन पोटेंशियल कस्टमर्स है, उनको अप्रोच करता है, उनको समझाता है कि हमारे ये प्रोडक्ट्स हैं, ये फैसिलिटीज हैं, ये चार्जेस हैं, ये रेट्स हैं, या फिर आप डायरेक्टली खुद ही बैंक में आप अप्लाई कर सकते हो। नहीं होता, बैंक मैनेजर्स के फोन आते रहते हैं, लोन ले लो, लोन ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, ये ले लो, वो ले लो। वो ढूंढते हैं कौन कौन कस्टमर्स हैं जो हमसे ये फीचर्स फैसिलिटी, उनको वो मैनेजर खुद अप्रोच करेगा या फिर अपन जाकर मैनेजर को अप्रोच करेंगे कि मुझे बैंक में लोन चाहिए या मुझे बैंक से क्रेडिट कार्ड चाहिए, दोनों में से कुछ। कस्टमर अग्री कर गया फैसिलिटी के लिए, तो रिलेशनशिप मैनेजर उससे क्या मांगता है, केवाईसी मांगता है, और जो भी अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिए वो मांगता है। डॉक्यूमेंट्स मिल गए तो वो डॉक्यूमेंट किसको हैंड ओवर कर दिए जाते हैं बच्चों, क्रेडिट टीम या रिस्क टीम। तो क्या करेगी, आपके सैंक्शन करेगी कि हम आपको कितने का लोन क्या दे सकते हैं। क्रेडिट टीम वेरीफाई करेगी आपके जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो सही है, नहीं है, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस है या नहीं है। उसके बाद आपको एक सैंक्शन लेटर असाइन कर देगी। सैंक्शन लेटर में सब कुछ लिखा हुआ है कि हम आपको ये दे रहे हैं, इतने इतने टाइम तक का दे रहे हैं, और ये कस्टमर इन चीजों के लिए एलिजिबल है, आपको कितने अमाउंट का क्या लोन देंगे। ओवर भी बता दिया कि क्रेडिट टीम ने जो सैंक्शन लेटर दिया उसमें सब लिखा हुआ है। कस्टमर ने अग्री कर दिया सैंक्शन लेटर में जो लिखा हुआ है सब चीजों से कि हाँ मैं इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट देने के लिए तैयार हूँ, इतने टेन्योर के लिए लोन मिल रहा है, या जो भी देखो फैसिलिटी मिल रही है, सब चीजों के लिए तैयार हूँ। अब क्रेडिट टीम एक पीडीसी बनाती है। क्या होता है, प्री डिसबर्समेंट सर्टिफिकेट। डिस्पर्स करने से पहले, डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले, एक्चुअली फैसिलिटी देने से पहले उसने अपने पास एक सर्टिफिकेट बनाकर रखा। उस सर्टिफिकेट में सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि मैं आपको क्रेडिट कार्ड दे रही हूँ, इसमें आपको इतनी लिमिट्स को अप्रूव किया गया है। और ये जो उसने सर्टिफिकेट बनाया, ये सर्टिफिकेट किसको दे देते हैं, एक डिस्पर्समेंट टीम तो लोन डिस्ट्रीब्यूट करेगी। लोन डिस्ट्रीब्यूट वैसे कौन सी टीम करती है, ऑपरेशन टीम करती है ना। तो ऑपरेशन टीम को या डिस्पर्समेंट टीम, उन्होंने जो अपना पीडीसी बनाया क्रेडिट टीम ने, वो उसको पास ऑन कर दिया। अब ये डिस्पर्समेंट टीम कौन है, जो रिस्पॉन्सिबल है आपको लोन अमाउंट का देने के लिए, वो रिस्पॉन्सिबल। डिस्पर्समेंट टीम वेरीफाई करेगी पीडीसी को, वेरीफाई करेगी मतलब आपको कस्टमर को यहाँ पे मैंने लिमिट दे रखी है कि आप 50,000 तक का उधारी पे सामान खरीद सकते हो, क्रेडिट कार्ड आपको दिया गया है। तो वो चेक करेंगे कि ये बंदा इतना एलिजिबल है क्या, इसको 50,000 की लिमिट दे दे, कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए। तो डिस्पर्समेंट टीम जो है वो वेरीफाई करेगी पीडीसी को, और कस्टमर का अकाउंट क्रिएट कर देगी लोन मास्टर डिस्पर्समेंट में कि हाँ ठीक है, ये बंदा एलिजिबल है, इस बंदे के नाम की एंट्री कर दो अपनी टेबल के अंदर। लोन डिस्ट्रीब्यूशन की जो टेबल थी मैंने उस कस्टमर के नाम की एंट्री कर दी। द डिस्पर्समेंट टीम मेंबर आल्सो असाइन द लिमिट फॉर वेरियस प्रोडक्ट एज पर द पीडी। तो कुछ और भी लिमिट्स असाइन करनी है तो वो लिमिट्स भी असाइन कर सकते हैं। जब लिमिट असाइन हो गई तो कस्टमर अब जो भी उसको फैसिलिटी मिली है उसको वो यूज में ले सकता है। लोन मिल गया तो अगर मुझे 10 लाख का लोन मिला है तो मैं जा जाकर बैंक से कभी 10,000 निकाल रही हूँ, कभी 5,000 निकाल रही हूँ, कभी 15,000 निकाल रही हूँ, जो होना चाहिए वैसे मैं फैसिलिटी कर सकता। तो क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले या तो रिलेशनशिप मैनेजर ढूंढेगा कौन कौन पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, या अपन डायरेक्टली उसको जाएंगे और बोलेंगे मुझे ये फैसिलिटी या ये प्रोडक्ट दे दो। मुझे टर्म्स कंडीशन चार्जेस बताया, मैं अग्री कर गई, उसने केवाईसी मांगा, केवाईसी उसने हैंड ओवर कर दिया टू द क्रेडिट टीम। क्रेडिट टीम ने मेरी क्रेडिट वर्दीनेस, फाइनेंशियल वर्दीनेस को चेक किया और मुझे एक सैंक्शन लेटर ऑफर किया। सैंक्शन लेटर में सब लिखा हुआ है कि हम आपको इतने का लोन देंगे, ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये चार्जेस लगेंगे, ये रेट्स लगेंगे, टेन्योर में आपको चुकाना है, सब। कस्टमर सैंक्शन लेटर से अग्री कर गया, वो सैंक्शन लेटर किसको उसने पास ऑन कर दिया, पीडीसी को पास ऑन कर दिया। प्री डिस्बर्समेंट सर्टिफिकेट बनाया, वो डिस्ट्रीब्यूशन टीम को उसने पास ऑन कर दिया। वो टीम देखेगी, वेरीफाई करेगी कि जो सर्टिफिकेट में है वो सही लिखा है या गलत, और कोई भी लिमिट असाइन करनी है तो अपने मन से लिमिट असाइन कर देंगे। एंड जब आपको लिमिट्स मिल गया, आपके नाम का क्रिएशन हो गया, तो कस्टमर जाकर अपनी फैसिलिटी को अवेल कर सकता। आ रहा है बच्चों समझ में, क्या हो रहा है, ये ओवरव्यू है। हाँ, प्री डिस्बर्समेंट सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट मतलब एक डॉक्यूमेंट जो क्रेडिट टीम ने बनाया, उसके अंदर उसने लिख के दिया कि जो अर्पिता है उसको अपन 5 लाख का लोन सैंक्शन कर रहे हैं, वो जॉब करती है, उसकी मंथली 8% का इंटरेस्ट लगेगा, मंथली वो 10,000 रुपए चुकाएगी। जो भी बैंक की जो डिटेल्स उसको लिखनी है वो उसने लिख कर किसको दे दी, पीडी वो डिस्बर्समेंट टीम को दे दी।
अब ये टीम इसको पीटीसी को वेरीफाई करेगी, इस डॉक्यूमेंट को चेक करेगी कि इसमें जो लिखा है वो सही है या गलत है, क्योंकि क्रेडिट टीम कुछ गलत भी तो लिख सकती है। अगर उसमें कुछ गलत लिखा है तो वो करेक्शन कर देंगे, और फाइनली करेक्शन करने के बाद मेरे नाम का अकाउंट बैंक में ओपन हो जाएगा और फिर मैं जाकर वो फैसिलिटी अवेल कर सकती। आ गया बच्चों समझ में? वहां बहुत डेप्थ में पढ़ा था, ये ओवरव्यू है, ये ऊपर ऊपर का है यहाँ पे। लोन डिस्पर्सल, फैसिलिटी यूटिलाइजेशन एंड इनकम अकाउंटिंग। अब क्या हुआ, लोन तो मिल गया, अब कस्टमर गया बैंक में तो वो कैसे अपनी फैसिलिटी को यूटिलाइज कर सकता है, और मेरे लोन के बदले में बैंक कैसे अपनी एंट्री करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बैलेंस शीट में या पीएनएल में, कहाँ पे क्या लिखेगा और उसका क्या इनकम जनरेट होगी, वो सारी बातें अपन यहाँ पे अब पढ़ेंगे। कस्टमर बैंक में जाएगा और बोलेगा कि मुझे ये फैसिलिटी चाहिए जो मेरे सैंक्शन लेटर में लिखी हुई है। सैंक्शन लेटर में लिखा हुआ है कि आपको 10 लाख का लोन दिया गया है, तो कस्टमर बैंक से जाकर 8 लाख रुपए निकाल सकता है, हाँ या ना? निकाल सकता है। तो उसने कहा सैंक्शन लेटर के अकॉर्डिंग जो उसको वो चाहिए था फैसिलिटी मिल गया। अब फैसिलिटी उसने जो मांगी वो उसको मिल गई। कस्टमर की लिमिट चेक करने के बाद, लिमिट जो सिस्टम में जो लिमिट लिखी हुई है कि कस्टमर को 10 लाख की लिमिट थी, वो 8 लाख का मांग रहा है पैसा, तो 8 लाख बैंक उसको पे कर देगा, 8 लाख बैंक उसको दे देगा। तो बैंक बच्चों जो कस्टमर को 8 लाख दे रहा है वो अपने कहाँ एंट्री करेगा, असेट्स में या लाइबिलिटीज में? बैंक की क्या है, वो असेट्स है या लाइबिलिटीज है? असेट है। तो अगर आपने फंड बेस्ड लोन लिया है, फंड मतलब लोन, पैसा लिया है, टर्म लोन लिया है, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, तो फंड्स कस्टमर के अकाउंट में चले गए और वो पैसा कहाँ रिकॉर्ड हो गया बच्चों? असेट्स में रिकॉर्ड हो गया। लोन रिकवरेबल अकाउंट में रिकॉर्ड हो गया कि इतना लोन इस पर्सन से रिकवर करना है, और बैंक के लिए वो क्या हो गई, एक असेट हो। अब असेट हो गई तो इस पे क्या बैंक क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट। लोन पे इंटरेस्ट चार्ज होता है, हाँ या ना? और इंटरेस्ट जो है वो जनरली डेली बेसिस पे आपका चार्ज किया जाता है, जो भी इंटरेस्ट रेट डिसाइड हुई थी उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट आपका डेली बेसिस पे कटे। अगर बिल डिस्काउंटिंग है, बिल डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है, वो करवा लिया तो कस्टमर को तो इनवॉइस का अमाउंट मिल गया, एक्सक्लूडिंग द इंटरेस्ट अमाउंट एज पर द अग्रीड रेट्स, और उसका इंटरेस्ट बैंक ने काट लिया अपना। और इंटरेस्ट जो है वो कैसे चार्ज किया जाता है यहाँ पे, डेली बेसिस पे। और रिसीवेबल्स इज बुक्ड इन अ लोन लोन अकाउंट, और जो पैसा आया वो आप कहाँ पे एंट्री कर दोगे, रिसीवेबल में, कि इतना पैसा हमें रिसीव हो गया। ये सब नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी। नॉन फंड कौन सा था, लेटर ऑफ क्रेडिट या फिर लेटर ऑफ गारंटी। यहाँ आपको जो फैसिलिटी मिली है वो असाइन लिमिट तक मिल गई, मतलब गारंटी में दे रही हूँ 8 लाख 10 लाख तक की, क्रेडिट दे रही हूँ 10 लाख 15 लाख का क्रेडिट दे रही हूँ। तो लेटर ऑफ क्रेडिट या लेटर ऑफ गारंटी में असाइन लिमिट तक आपको गारंटी या उसका लेटर ऑफ क्रेडिट मिल जाए। अब कंटिजेंसी एंट्री पोस्ट की जाती है। कंटिजेंसी होगी सस्पेंस जो होती है, तो वैसे तो ये पैसा रिकवर हो जाएगा, बट हो सकता है ना नहीं भी होगा ये पैसा रिकवर, तो कंटिजेंट एंट्रीज पोस्ट की जाती है असेट्स या लाइबिलिटीज में। और लेटर ऑफ क्रेडिट या लेटर ऑफ गारंटी के बदले बैंक क्या चार्ज करता है आपसे, कमीशन चार्ज करता है। और कमीशन जो है वो ओवर द टेन्योर ऑफ द फैसिलिटी, फैसिलिटी कितने समय के लिए दी गई है आपको, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 सालों के लिए, ओवर द टेन्योर पीरियड के लिए यहाँ पे कमीशन आपका चार्ज किया। क्या हुआ, कस्टमर को वो फैसिलिटी मिली, कस्टमर बैंक में गया, उसने कहा मेरा ये देखो इतना सैंक्शन हो रखा है, मुझे ये फैसिलिटी दे दो। बैंक ने वेरीफाई किया आपको इतनी लिमिट ठीक है और उसके अकॉर्डिंग आपको वो फैसिलिटी दे दी। अब क्या हुआ, अगर आपने बैंक से पैसा मांगा है, कुछ भी मांग सकते हो ना बैंक से, अगर आपने फंड बेस्ड लोन लिया है तो क्या होगा, आपके अकाउंट में उतना पैसा चला जाएगा और बैंक उसको अपनी असेट्स में लिख देगा और उसके बदले बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा डेली बेसिस। अगर बिल डिस्काउंटिंग है तो बैंक इनवॉइस का अमाउंट तो आपको दे देगा और अपना इंटरेस्ट काट लेगा। अगर नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी है तो बैंक आपको वो फैसिलिटी दे रहा है उतने लिमिट तक के लिए, और कमीशन चार्ज कर रहा है ओवर द टेन्योर, उसके टेन्योर जब तक उसके समय उसके लिए वो कमीशन चार्ज कर लेता। आगे बच्चों समझ में क्लियर है? Then, अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे इनकम फॉर बैंक्स एंड अकाउंटिंग ऑफ इनकम। ये सारी फैसिलिटीज से बैंक को क्या इनकम जनरेट हो रही है और बैंक उस इनकम को कहाँ लिखती है, असेट्स में लिखती है या लाइबिलिटीज में लिखती है। अगर बैंक से आप कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट लेते हो तो बैंक की इनकम क्या है, इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाता है, और इंटरेस्ट जनरली डेली बेसिस पे चार्ज किया जाता है।
अगर बैंक से आप डिमांड ड्राफ्ट या टर्म लोन्स लेते हो, एफडी लेते हो, तो एफडी का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है और इंटरेस्ट आपका डेली बेसिस पे चार्ज होता है। अगर बैंक से आप बिल डिस्काउंटिंग ले रहे हो, तो आप बैंक की इनकम क्या हो गई, जो डिस्काउंटिंग इनकम जो हो गई वो हो गई, और इंटरेस्ट यहाँ पे डेली बेसिस पे चार्ज किया जाएगा। अगर बैंक गारंटी दे रहा है, तो गारंटी के बदले बैंक कमीशन चार्ज करता है, और कमीशन का जो है वो ओवर द टेन्योर कमीशन चार्ज किया जाता है। अगर बैंक से आप लेटर ऑफ क्रेडिट ले रहे हो, तो लेटर ऑफ क्रेडिट में भी आप बैंक को क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। कमीशन बैंक कब चार्ज करती है, ओवर द टेन्योर पीरियड कमीशन बैंक चार्ज। देन इसके क्या रिस्क है और इसके क्या कंट्रोल्स हैं, लोन एंड ट्रेड फाइनेंस प्रोसेस के क्या रिस्क है और क्या कंट्रोल्स। सेटअप इज अनऑथराइज्ड एंड नॉट इन लाइन विद द बैंक पॉलिसी, यही चलता रहा है रिस्क। तो यहाँ पे जो एक्सेस राइट्स है वो सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही एक्सेस राइट्स बताएगा, अनऑथराइज पर्सन एक्सेस राइट्स नहीं दे सकता। क्रेडिट लाइन जो है वो ब्रीच हो गई, ब्रीच मतलब लिखी हुई थी 5 लाख की और 15 लाख का लोन आपको दे दिया, ऐसा कुछ। तो उन सब चीजों की रेस्ट्रिक्शन कर दो जो लिमिट से बाहर जा रही है। अगर कस्टमर ने लिमिट से बाहर कोई भी ट्रांजेक्शन किया तो उस ट्रांजेक्शन को रोक दो, तो आगे कंटिन्यू मत करो। इनएक्यूरेट इंटरेस्ट चार्ज हो गया, तो कंट्रोल क्या होगा कि जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाना चाहिए। लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हो गया, डिसाइड हुआ था 10% और चार्ज कितना हो रहा है, 8% ही चार्ज हो रहा है। तो कंट्रोल क्या होगा कि अगर कम चार्ज हो रहा है तो उन सारे ट्रांजेक्शन को क्या कर दो, रेस्ट्रिक्ट कर दो, तो आगे एग्जीक्यूट मत हो। क्या क्या रिस्क पढ़ लिए अपन ने। क्रेडिट लाइन जो है वो विद इन द पॉलिसी नहीं है, तो एक्सेस राइट सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही असाइन कर सकता है। क्रेडिट लिमिट रीच हो गई तो ट्रांजेक्शन को कंटिन्यू मत करो। इंटरेस्ट गलत चार्ज हो गया तो ऑटोमेटिकली चार्ज होना चाहिए। इंटरेस्ट कम चार्ज हो गया तो उस ट्रांजेक्शन को रोक दो, रेस्ट्रिक्ट कर दो, आगे उसको कंटिन्यू मत। ये अपन ने पढ़ लिया लोन एंड ट्रेड फाइनेंस प्रोसेस। इसमें अपन ने सबसे पहले पढ़ा कस्टमर मास्टर क्रिएशन, फिर फैसिलिटी यूटिलाइजेशन पढ़ा, फिर उनकी कैसे इनकम जनरेट होती है और उनके क्या रिस्क है और क्या कंट्रोल्स है। क्लियर है बच्चों। पहले 4 तरीके के प्रोसेस पढ़ लिए, कासा दैट इज करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, mortgage and trade loan and trade finance process। ट्रेजरी प्रोसेस आप नितिन सर से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे दैट इज सीबीएस आईटी एनवायरनमेंट, इसके पहले वाला टॉपिक पेज नंबर 5.18। कोर बैंकिंग सर्विस, वो CORE का फुल फॉर्म होता है सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एनवायरनमेंट, और सीबीएस का मतलब कोर बैंकिंग सिस्टम। हाँ जी मिल गया, सीबीएस आईटी एनवायरनमेंट। अब इसके अंदर अपन पढ़ेंगे सीबीएस एक टेक्नोलॉजी है, तो उसके टेक्नोलॉजी में कौन से सर्वर्स काम में लिए जाते हैं और किस सर्वर का क्या काम होता है बैंकिंग के अंदर, वो सब अपन यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सीबीएस एक टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट है जहाँ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है। क्लाइंट कौन होते हैं और सर्वर कौन होते हैं बच्चों। क्लाइंट बोलेगा मुझे ये सामान चाहिए, सर्वर उसकी रिक्वेस्ट सुनेगा, उसको वो फुलफिल कर कर उसको पास ऑन कर देगा। तो सर्वर जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है और क्लाइंट जो किसी की रिक्वेस्ट करता है उसे क्या कह देते हैं, क्लाइंट चेहरे। यहाँ पे रिमोट सर्वर्स होते हैं जिनको डेटा सेंटर्स भी बोला जाता है, क्लाइंट्स होते हैं जो सर्वर से कनेक्टेड होते हैं। सर्वर्स क्या है, कुछ कंप्यूटर जो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, अलग अलग मशीन से जो रिक्वेस्ट आ रही है उनको एक्सेप्ट करेंगे, फिर रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर कर वापस क्लाइंट को भेज देंगे। उनको क्या कहा जाता है अपन, सर्वर्स के। क्लाइंट ने कुछ भी रिक्वेस्ट भेजा, सर्वर ने उसको प्रोसेस किया और आपको वो रिक्वेस्ट वापस दे दी, तो उसे क्या कह देंगे, सर्वर का काम कह देंगे। बहुत सारे तरीके के सर्वर्स हैं, जैसे कि सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एप्लीकेशन सर्वर।
देखो पहले इजी लैंग्वेज में समझा देती हूँ, दूसरी लैंग्वेज में समझेंगे एप्लीकेशन सर्वर क्या। अगर मैं बैंक में झुंझुनू ब्रांच एसबीआई बैंक है, झुंझुनू वाली ब्रांच से एसबीआई में 10,000 रुपए जमा कराती हूँ, तो मेरे 10,000 रुपए जमा करवाने का काम किसका है? एप्लीकेशन सर्वर। मैं किसको बोलूंगी? एप्लीकेशन सर्वर को बोलूंगी। एप्लीकेशन सर्वर मतलब मैं सपोज नेट बैंकिंग या फोन बैंकिंग से मैं पैसे जमा करवा रही हूँ, तो मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बोला कि मेरे को बैंक में 10,000 जमा करवाने हैं, वहां से सर्वर पे गया और वो एप्लीकेशन सर्वर से डेटा वेब सर्वर पे गया, वेब सर्वर से सेंट्रलाइज सर्वर जो बैंक का मेन सर्वर है वहां पे डेटा चला। अगर मैंने मुंबई वाली ब्रांच से 5,000 रुपए निकाले, तो ये जो सेंट्रलाइज्ड सर्वर था, सेंट्रलाइज्ड सर्वर क्या होता है बच्चों? जो बैंक का एक कॉमन सर्वर है जहां सारे ट्रांजेक्शन अपडेट हो। तो पहले मैंने 10 जमा कराए तो मेरे खाते में 10 चले गए, 5 माइनस किए तो मेरे खाते से 5 माइनस हो गए, कितने बचे? 5। अब मैंने एटीएम से 1,000 रुपए और विड्रॉ किए, तो ये 1,000 भी माइनस। मैं दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी ब्रांच से कुछ भी ट्रांजैक्शन कर रही हूँ, वो ट्रांजैक्शन सेंट्रलाइज सर्वर में अपडेट करने का काम किसका होता है? एप्लीकेशन सर्वर का। आप कुछ प्लस कर रहे हो, आप कुछ माइनस कर रहे हो, तो कस्टमर कभी अपन डायरेक्टली बैंक के सर्वर से इंटरेक्ट नहीं कर सकते। अपन अपना जो ट्रांजैक्शन देते हैं वो ट्रांजैक्शन कौन लेके जाता है बैंक के सर्वर के पास? एप्लीकेशन सर्वर। अपन सारी चीजें, ये मान लो एप्लीकेशन सर्वर को बोल रहे हैं, एप्लीकेशन सर्वर वो ट्रांजैक्शन अपडेट करे टू द सेंट्रलाइज्ड। आप किसी भी ब्रांच से कोई भी ट्रांजैक्शन करो, उन ट्रांजैक्शन को अपडेट करने का काम किसका होता है? आपका सेंट्रलाइज सॉरी एप्लीकेशन सर्वर का। अरे समझ में एप्लीकेशन सर्वर्स क्या हो? The application server performs necessary operation and this updates the account of customer A in the database server. Database server जो centralized server है वहां अपडेट करने का काम किसका? एप्लीकेशन। तो सिर्फ आप ये लास्ट वाली लाइन पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा ऊपर वाले। Whatever operation a customer may do at any of the branch of the bank, the accounting process being centralized at the centralized data center is updated at the centralized data. आप बैंक की किसी भी ब्रांच पे कोई भी ऑपरेशन करो, वो सारा का सारा काम अपडेट होना चाहिए टू द सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, और वो अपडेट करने का काम कौन करेगा? आपका एप्लीकेशन सर्वर। ये काम आपका आ गया समझ में बच्चों? एप्लीकेशन सर्वर क्या होते हैं? हाँ या ना? डेटाबेस सर्वर, अब जो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सर्वर होता है ना, अब ये सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सर्वर क्या होता है? पूरे बैंक का एक सर्वर। अगर मैंने झुंझुनू में से 10,000 जमा कराए तो बैंक में 10,000 आ गए। मैंने मुंबई से 5,000 निकाले तो इसमें से 5 माइनस हो गए। अब मेरे बैलेंस कितने का है? 5 का। एटीएम से मैंने 2 और जमा करा दिए तो मेरा बैलेंस कितने का आ रहा है? 7,000। ये जो अपडेशन जो लेटेस्ट है अपडेशन, ये कहाँ पे स्टोर हो रहा है बच्चों? डेटाबेस सर्वर, या इसको सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सर्वर भी बोला जाता है। जहां बैंक का सारा सेव होता है उसे डेटाबेस सर्वर या सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सर्वर बोलते हैं। डेटाबेस सर्वर क्या होता है? जहां बैंक का पूरा डेटा, सारा का सारा डेटा कहाँ रखा है? डेटाबेस सर्वर में। डेटा चाहे किसी भी कस्टमर का हो, कुछ भी कैसा भी डेटा हो, एम्प्लॉय का डेटा हो, एफडी की रेट्स क्या चल रही है, लोन की रेट्स क्या चल रही है, ये सारा का सारा डेटा कहाँ स्टोर होता है? आपका डेटाबेस सर्वर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक्सेस कर सकता है डेटाबेस सर्वर। तो डेटा है डेटाबेस सर्वर में बहुत ज्यादा सिक्योर होना चाहिए और कोई भी बंदा कभी भी उसको डायरेक्टली एक्सेस ना कर पाए, ऐसे रूल्स होने चाहिए ताकि उसमें कोई अनऑथराइज चेंजेस ना हो। उसको कोई भी, अगर हम डेटाबेस सर्वर को डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे हैं, मेरे अकाउंट में 5,000 है और अगर मुझे एक्सेस मिल जाए तो मैं मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए कर सकती हूँ। अगर मैंने ये किया तो ये चीज सही है या गलत? गलत। तो हर इंसान को उसको डायरेक्ट एक्सेस करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए ताकि उसमें कोई अनऑथराइज बंदा कोई चेंजेस ना करे। इसके लिए आप स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करो कि कौन उसको मेंटेन करेगा।
कौन मेंटेन करेगा? उसके लिए आप एक बंदा हायर करते हैं, उस बंदे का नाम होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ध्यान रखेगा, वो मेंटेनेंस का काम करेगा। कुछ भी करना है डेटाबेस सर्वर में तो कौन करेगा? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अब वो भी क्या कर रहा है क्या नहीं, उसकी एक्टिविटीज को भी मॉनिटर करो और उस सबको एक्टिविटीज को लॉग में रखो। लॉग मतलब लॉग मतलब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी है तो एक इंसान, क्या पता उसको भी घूस खिलाकर पैसे खिलाकर कुछ गलत काम करवा दिया जाए। वो भी जो करेगा उसकी भी एक्टिविटीज एक लिस्ट में मेंटेन होगी ताकि उन लिस्ट की क्या हो सके? स्क्रूटनी हो सके। स्क्रूटनी मतलब एनालिसिस। जब ऑडिटर आएगा तो उस लिस्ट को देखेगा कि उसने क्या किया था एडमिनिस्ट्रेटर ने, उन एक्टिविटीज का पूरे बैंक अकाउंट में, पूरे बैंक पे क्या फर्क पड़ा। तो आपका डेटाबेस सर्वर पर जो क्या होता है, डेटाबेस सर्वर जहां बैंक का सारा डेटा रखा है वो डेटाबेस सर्वर। कोई भी डेटा हो, कस्टमर का डेटा, एम्प्लॉय का डेटा, एफडी की रेट्स, लोन की इंटरेस्ट रेट, ये सब चीजें आपकी डेटाबेस में रखी। कौन एक्सेस कर सकता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कभी भी कोई डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर सकता, नहीं तो अनऑथराइज्ड चेंजेस हो जाएंगे, उनसे बचने। पर उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मेंटेन कौन करेगा? एक बंदा हायर किया, उसका नाम क्या है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अब वो भी जो काम करेगा उसको भी आप मॉनिटर कर कर एक लॉग में रखेंगे और उस लॉग की क्या होगी? स्क्रूटनी होगी, ये देखने के लिए कि उसने क्या किया था, उसका क्या इफेक्ट। नॉर्मल एप्लीकेशन सर्वर तो डेटाबेस को एक्सेस कर ही सकता है। देखा था अपने एप्लीकेशन सर्वर, पढ़ा था ना क्या था अभी? कहीं पे कोई भी ट्रांजेक्शन करो, सारे ट्रांजेक्शन अपडेट करेगा डेटाबेस सर्वर में। कौन करेगा अपडेट? एप्लीकेशन सर्वर को अपडेट करेगा। तो एप्लीकेशन सर्वर तो डेटाबेस को अपडेट हो, डेटाबेस को एक्सेस कर ही पा रहा है। प्लस उसके साथ साथ कौन कौन और एक्सेस कर सकता है? एटीएम सर्वर अभी पढ़ेंगे अपन। इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर भी डेटाबेस सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। कौन से सर्वर्स डेटाबेस सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं? एक एप्लीकेशन सर्वर, एक एटीएम चैनल सर्वर और एक इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर उसको एक्सेस कर सकते हैं। वो भी कस्टमर कुछ भी कर रहा है, चाहे किसी भी ब्रांच, चाहे किसी भी एटीएम, चाहे इंटरनेट से, चाहे मोबाइल बैंकिंग से, किसी से भी करे, सारी की सारी चीजें अपडेट कहाँ हो जानी चाहिए? आपके डेटाबेस में जाकर अपडेट हो जाए। आपने एक ब्रांच से पैसे जमा कराए, दूसरे से निकाले, तीसरे में और जमा कराए, कुछ भी कहीं से कोई भी काम करो, सारा का सारा ट्रांजेक्शन कहाँ अपडेट होना चाहिए? सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सर्वर में जाकर वो ट्रांजेक्शन अपडेट हो जाना चाहिए। कौन से सर्वर्स हैं जो इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं बच्चों? एप्लीकेशन सर्वर, एटीएम एंड इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर। तो अपन पढ़ेंगे एटीएम चैनल सर्वर्स क्या होते हैं। देखो, जितने भी एटीएम अकाउंट होल्डर्स हैं उन सबकी डिटेल्स कहाँ स्टोर होती है? एटीएम चैनल सर्वर। एटीएम अकाउंट होल्डर, सपोज मेरे पास एटीएम है अर्पिता के पास और एक्स वाई जेड के पास, तो एटीएम का मेरा पिन क्या होगा? मेरा पिन है 1234, इसका पिन है 5678। मेरे अकाउंट में बैलेंस पड़ा है 10,000 का और इसके अकाउंट में बैलेंस पड़ा है 20,000 का। ये सारी डिटेल्स कहाँ स्टोर होंगी बच्चों? एटीएम चैनल सर्वर पे ये डिटेल्स स्टोर होंगी कि इस बंदे को एटीएम दिया है, उसका ये आईडी और ये इसका पिन नंबर। जैसे ही उसको एटीएम मिला तुरंत उसकी डिटेल्स कहाँ चली गई? एटीएम चैनल सर्वर पे चली। कई बार क्या होता है, डेटाबेस सर्वर बिजी है कोई और काम करने में। अब मुझे तो एटीएम से पैसा निकालना है पर मेरा डेटाबेस सर्वर बिजी है, तो होगा क्या कि मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा है? 10,000 रुपए। ये 10,000 रुपए एक बार एक टेम्पररी फाइल में आ जाते हैं, उस फाइल का नाम होता है पॉजिटिव बैलेंस फाइल। अब पॉजिटिव बैलेंस फाइल में चैनल सर्वर के अंदर ही एक फाइल है, उसके अंदर ये बैलेंस आ गया कि अर्पिता के पास अभी कितने रुपए हैं? 10। अब मैंने उसमें से 2,000 निकाल लिए, कितने बचे? 8। फिर मैंने बाद में 5 जमा करा दिया, अभी तक सेंट्रल डेटाबेस सर्वर बिजी चल रहा है, तो मेरे कितने बचे? 13,000। फिर मैंने और 5 जमा करा दिए, कितने बचे? 18,000 रुपए मेरे। ऐसे ही एक्स वाई जेड ने काम किया जब सेंट्रल डेटाबेस सर्वर बिजी था कि 20,000 में से उसने 5 निकाल लिए 15, और 5 निकाल लिए 10, और एक जमा करा दिया, कितना बैलेंस है? 11।
क्या आपको कभी भी ऐसा फील हुआ कि सेंट्रल डेटाबेस सर्वर बिजी है? नहीं, अर्पिता जो काम चाह रही थी वो कर पा रही है, XYZ जो चाह रहा था वो कर पा रहा था। अब हुआ क्या कि ये जो पॉजिटिव बैलेंस फाइल थी इसमें ये ट्रांजैक्शन अपडेट होते गए जो भी आप एटीएम से काम कर रहे हो, और जैसे ही सेंट्रल डेटाबेस सर्वर फ्री हुआ वैसे ही एटीएम चैनल सर्वर ने डेटाबेस को जाकर अपडेट कर दिया कि अर्पिता के अकाउंट में फाइनल बैलेंस कितने का है, 18 का, और XYZ में फाइनल बैलेंस कितने का है, 11 का, और उसने उसको अपडेट कर दिया। इससे क्या फायदा मिला बच्चों? एक तो कस्टमर को कभी होल्ड अप प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी नहीं रुकना, उसका काम हमेशा चलता रहेगा चाहे सेंट्रलाइज डेटाबेस सर्वर बिजी क्यों ना हो कहीं भी। दूसरी उसको उसको अच्छा क्या लगा, दूसरा क्या चीज अच्छी हुई कि आपका सेंट्रलाइज डेटाबेस सर्वर हमेशा अप टू डेट रहेगा, क्योंकि एटीएम चैनल सर्वर ने उसको तुरंत फ्री होते ही क्या कर दिया, डेट। आया समझ में? तो क्या हुआ, यहाँ पे जितने भी एटीएम अकाउंट होल्डर्स हैं सबकी डिटेल्स इस सर्वर में स्टोर होगी। सेंट्रलाइज डेटाबेस सर्वर बिजी है कोई और काम करने ले तो एक फाइल जिसके अंदर कस्टमर का बैलेंस लिखा हुआ है वो फाइल कहाँ चली जाती है, एटीएम स्विच में, मतलब इस सर्वर के अंदर चली जाएगी। फाइल का नाम क्या है, पॉजिटिव बैलेंस फाइल। जब तक वो एक्सेसिबल ना हो तब तक जितने भी एटीएम के ट्रांजैक्शन पास हो रहे हैं वो सब आप इस एटीएम चैनल सर्वर में ये ट्रांजैक्शन अपडेट होते रहेंगे। जैसे ही वो एक्सेसिबल हुआ तब अभी तक जितने ट्रांजैक्शन हुए हैं जब तक वो अनएक्सेसिबल था तब वो सारे ट्रांजैक्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे। तो इससे आपका एटीएम का काम भी हमेशा चलता रहा और सेंट्रलाइज डेटाबेस सर्वर भी आपका अप टू डेट। ये आपका एटीएम चैनल सर्वर क्या है बच्चों, एटीएम चैनल सर्वर चैनल सर्वर में। हाँ, फिर अगर सेंट्रलाइज डेटाबेस सर्वर बिजी है तो कस्टमर की एक फाइल है पॉजिटिव बैलेंस फाइल, को एटीएम स्विच में चल जाती है, उसमें लिखा हुआ है इस कस्टमर के पास इतना बैलेंस पड़ा है। अब कस्टमर जो चाहे वो ट्रांजेक्शन कर सकता है जब तक सेंट्रलाइज डेटाबेस सर्वर फ्री नहीं है। जैसे ही वो फ्री हुआ एटीएम चैनल सर्वर ने वो सेंट्रलाइज डेटाबेस को अपडेट कर दिया, इससे आप एटीएम का काम भी हमेशा कर पा रहे हैं और डेटाबेस सर्वर भी आपका हमेशा अप टू डेट। आया बच्चों समझ में? एक छोटा सा डायग्राम सा बनवा रही हूँ, बना लो। कैसा है इसका सम, जगह तो बुक में बना लो। सर आया, इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर को बोला ते थोड़ा बड़ा है बच्चों डायग्राम, एटीएम चैनल सर्वर पेपर पे ही बना लो।
बन गया। चलो, क्या पढ़ा अपन ने? एटीएम चैनल सर्वर पढ़ लिया, क्लियर है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर। अब क्या होता है इंटरनेट बैंकिंग? इंटरनेट बैंकिंग मतलब बच्चों नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग मतलब जो आप अपने लैपटॉप से या आप अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप से जो भी बैंकिंग का काम करते हैं उसे अपन क्या कह देते हैं? नेट बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग कह देते हैं। तो इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर्स ये क्या करते हैं? इंटरनेट बैंकिंग डेटाबेस सर्वर या चैनल सर्वर, IDCS, आई देखो कंफ्यूज मत होना। IBCS इज इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर और IDBS इज इंटरनेट बैंकिंग डेटाबेस सर्वर। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, लिख लो अब ये चीज, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये दोनों एक ही चीज के दो नाम हैं, इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर या फिर इंटरनेट बैंकिंग डेटाबेस सर्वर। IBCS या IDBS ये दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों एक ही चीज के दो नाम हैं। तो इंटरनेट बैंकिंग समझते हैं? नेट बैंकिंग जो आप लैपटॉप से कंप्यूटर से करेंगे वो क्या करेगा? डेटाबेस सर्वर है, वो स्टोर करेगा आपका यूजर नेम पासवर्ड, जो भी इंटरनेट बैंकिंग कस्टमर्स है उनका यूजर नेम पासवर्ड इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर। अगर मैं नेट बैंकिंग कर रही हूँ तो जी नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सेम है या अलग है? अगर मैं नेट बैंकिंग करती हूँ तो मेरा क्या यूजर नेम पासवर्ड है वो कहाँ सेव होगा? इंटरनेट बैंकिंग डेटाबेस सर्वर या चैनल सर्वर में वो जाकर सेव होगा। ये और ये भी डिटेल्स रखते हैं कि कस्टमर कौन सी ब्रांच से बिलोंग करता है, वो भी वहीं पे सेव रहेगा कि झुंझुनू की कौन सी ब्रांच से मैं बिलोंग करती हूँ, जयपुर की ब्रांच से बिलोंग करती हूँ या मुंबई की ब्रांच से बिलोंग करती हूँ। इंटरनेट बैंकिंग कस्टमर वुड फर्स्ट हैव टू लॉग इन टू द बैंक वेबसाइट विद द यूजर नेम एंड पासवर्ड। जब भी आपको कंप्यूटर से नेट बैंकिंग करनी हो तो सबसे पहले आपको अपनी बैंक की वेबसाइट में लॉग इन करना पड़ेगा और उस लॉगिन के लिए आपको क्या डालना पड़ेगा? अपना यूजर नेम पासवर्ड डालना। समझ में आ गया? इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर या इंटरनेट बैंकिंग डेटाबेस सर्वर क्या करता है कि जो भी नेट बैंकिंग के अकाउंट होल्डर्स है उनकी आईडी पासवर्ड को अपने पास सेव रखेगा, प्लस वो बंदा कौन सी ब्रांच से बिलोंग करता है उसकी डिटेल्स को अपने पास स्टोर कर कर रखेगा। इसका काम सिर्फ स्टोरेज का है, यहाँ पे चीजें स्टोर करी जाती हैं। अब आ गया इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर, IBAS, इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन। एक तो वो वाला एप्लीकेशन सर्वर था कि आप बैंक की किसी भी ब्रांच से कोई भी ट्रांजेक्शन करो उसको वो अपडेट कर देगा डेटाबेस सर्वर में। एक ये है इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर, ये दोनों अलग अलग होते हैं। इंटरनेट बैंकिंग सॉफ्टवेयर विच इज स्टोर्ड इन द इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर ऑथेंटिकेशन का काम करेगा कस्टमर को लॉगिन डिटेल्स जो स्टोर्ड है IBC। देखो कस्टमर आया नेट बैंकिंग के लिए, उसने डाला कि मेरा यूजर आईडी तो है XYZ और मेरा पासवर्ड है 123। अब ये जो आईडी पासवर्ड है इसको चेक करना पड़ेगा कि सही है या गलत। ये चेक कौन करेगा? इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर चेक करेगा। कहां से चेक करेगा? इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर में आपका आईडी पासवर्ड स्टोर है, तो एप्लीकेशन इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर अपनी डिटेल्स लेके जाएगा चैनल सर्वर के पास और मैच करेगा कि आपका आईडी पासवर्ड सही है या गलत। इसका काम क्या है? ऑथेंटिकेशन का काम होता है। Authentication process is the method by which details provided by the customer, जो कस्टमर ने डिटेल्स दी है वो कंपेयर की जाती है जो डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड था डेटा सर्वर में, ये देखने के लिए कि वो कस्टमर जेन्युइन है या नहीं है, उसको इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी दी जानी चाहिए, हाँ या आ रहा है बच्चों? इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर क्या ऐसा कुछ आ रही है?
पेपर पे लिख लो। तो लिख लिया करो जब मैं लिखती हूँ तब तब बैठ के ये वेट मत किया करो कि कितना बड़ा है उसके अकॉर्डिंग कितना पेपर फाड़े और कितना लिखे। ऐसे करोगे ना तो इस नवंबर में नहीं अगले मई में ही पेपर दे पाएंगे, अपना कोर्स ही नहीं होएगा। अभी तो मैं बहुत कम लिखवा रही हूँ, जब मैं पावला पढ़ाऊंगी आगे तब तो मैं पूरे पूरे पन्ने के पन्ने लिखवाऊंगी आप लोगों को, और इतना धीरे लिखोगे तो कैसे काम चलेगा। और मैं लिखती इसलिए हूँ, डिक्टेट नहीं करती, क्योंकि आपको पैटर्न समझ में आए कि लिखना किस तरीके से ताकि याद जल्दी हो चीज। आगे वाले सारे बच्चे अभी तक तो बातें ही कर रहे हैं, मेरा पूरा हो गया लिखने का। ये वेट ही कर रहे हैं कि मैडम कब पूरा लिखेंगी, उसके बाद हम पेज देखेंगे कितना बड़ा पेज फाड़ना, फिर हम लिखना शुरू करेंगे। क्या बच्चों, एप्लीकेशन सर्वर और इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर में डिफरेंस समझ में आया। एप्लीकेशन सर्वर तो आप जो भी ट्रांजेक्शन कहीं से भी करो उसको अपडेट करने का काम एप्लीकेशन सर्वर का है। और इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर क्या करेगा, ऑथेंटिक करेगा, चेक करेगा कि जो आप आईडी पासवर्ड डाल रहे हो वो सही डाल रहे हो या गलत डाल रहे हो। उसको चेकिंग का काम किसका है, नेट बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर।
नेक्स्ट है आपका सर्वर दैट इज वेब सर्वर। वेब सर्वर्स क्या होते हैं? सब कुछ जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, जो भी आप क्लाइंट मांग रहा है, वो वेब सर्वर कैरी करके आगे लेके जाता है। फिर वो आगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेरे मोबाइल फोन से कहा कि मुझे यूट्यूब ओपन करना है। गूगल पे आपने लिखा www.youtube.com। ये जो आपको यूट्यूब ओपन करने की जो रिक्वेस्ट है, तो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट दी और रिक्वेस्ट किसके पास जाती है? वेब सर्वर के पास। वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट को देगा, यूट्यूब के सर्वर के पास जाएगा और फिर यूट्यूब का सर्वर आपको वो सर्व कर देगा आपके फोन के अंदर, वो यूट्यूब का पेज ओपन होकर आ जाए। अपन कुछ भी बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए, तो मुझे ये चाहिए, मेरी मेरी बात डायरेक्टली कभी सर्वर तक नहीं पहुंच सकती, मेरी बात वेब सर्वर ही डायरेक्ट सर्वर तक पहुंचा देता है। तो वेब सर्वर इज यूज टू होस्ट ऑल द वेब सर्विसेज, जितनी भी वेब सर्विसेज है, जितने भी इंटरनेट रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, तो वो होस्ट करता है। जितनी भी आपके ऑनलाइन रिक्वेस्ट आती है, जो भी वेबसाइट्स है, वो सब होस्टेड होती है थ्रू वेब सर्वर। वेब सर्वर्स एचटीटीपी प्रोटोकॉल सिक्योर काम में लेते हैं। एचटीटीपी क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर प्रोटोकॉल, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, ताकि वो चीज सिक्योरिटी अपनी रह सके वेब पेजेस के लिए। रिस्पॉन्स टू देयर रिक्वेस्ट विच आर फॉरवर्डेड बाय द कंप्यूटर्स एचटीटीपी क्लाइंट। कंप्यूटर से जो रिक्वेस्ट आई, उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करने के लिए वो लोग एचटीटीपी प्रोटोकॉल काम में लेते हैं। डेडिकेटेड कंप्यूटर्स या अप्लायंस को आप वेब सर्वर्स कह सकते हैं। जितनी भी वेबसाइट्स हैं, वो वेब सर्वर पे होस्ट होनी जरूरी है। बिना वेब सर्वर के कोई भी वेबसाइट आपकी रन नहीं कर सकती। सारी की सारी वेबसाइट्स कहाँ होस्ट होनी चाहिए? वेब सर्वर पे ही चाहिए। तो आप इतना सा बुक में ही लिख लो कि आप कुछ रिक्वेस्ट भेज रहे हो, तो वो रिक्वेस्ट आपकी पहले वेब सर्वर के पास जाती है। वेब सर्वर वो रिक्वेस्ट आपके आगे पास ऑन करता है। आप कभी भी डायरेक्टली आपकी कोई भी रिक्वेस्ट आगे पास ऑन नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्या है आपका? दैट इज प्रॉक्सी सर्वर्स। प्रॉक्सी क्या होता है बच्चों? किसी के भी हाथ में कुछ फेक जो चीजें होती है, उसे प्रॉक्सी कहते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में जो सोशल मीडिया वेबसाइट, सोशल मीडिया साइट्स होती है, वो बैंड होती है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपका यूट्यूब बैंड होता है कि आप उनको ओपन नहीं कर सकते। तो अगर मैं लिखती हूँ www.youtube.com, तो वो कंप्यूटर मुझे ओपन करता है नहीं देगी। तो पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इतने खुरापाती होते हैं, वो क्या करते हैं, कोई इनडायरेक्ट पाथ, इनडायरेक्ट कनेक्शन ढूंढ लेते हैं उस यूट्यूब को ओपन करने का। तो जब आपके पास कोई डायरेक्ट पाथ अवेलेबल ना हो वहां तक पहुंचने को, और आप इनडायरेक्ट पाथ से वहां पहुंच रहे हैं, तो उसे अपन क्या कह देते हैं? प्रॉक्सी सर्वर्स कह देते हैं। तो प्रॉक्सी सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट ऑफर्स अ कंप्यूटर नेटवर्क सर्विस टू अलाउ its clients to make indirect network connection। क्लाइंट अपने आप को प्रॉक्सी से कनेक्ट करेगा, फिर कहेगा कि मुझे ये चीज ओपन करके दो। प्रॉक्सी या तो उसकी खुद के पास वो चीज होगी तो वो प्रोवाइड करवा देगा, या फिर कहीं और कैश में वो चीज रखी है तो उसको उठाकर दे देगा। तो प्रॉक्सी सर्वर बेसिकली एक इंटरमीडियरी है बिटवीन द यूजर एंड वेबसाइट्स दे ब्राउज फॉर। यूजर और वेबसाइट्स के बीच में प्रॉक्सी सर्वर क्या होती है? एक इंटरमीडियरी जैसे एक्ट। लास्ट है इसके अंदर, दैट इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सर्वर। एंटीवायरस क्या होता है? सब जानते हैं बच्चों, एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस जो वायरस को ना आने दे। तो अगर एंटीवायरस सर्वर है, तो जो भी आप कुछ भी चला रहे हो, उसको वो पहले स्कैन करेगा कि उसमें कोई एरर तो नहीं है ना, कोई वायरस तो नहीं है ना। तो जितने भी एंटीवायरस सर्वर्स होते हैं वो कहाँ होस्टेड होते हैं? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पे वो होस्टेड होते हैं।